नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। हेल्थ आपकी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सुंदराल। कभी कभी हमें लगता है कि सरदर्द बस थकान या तनाव की वजह से है, या पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे अगर अचानक से चक्कर खाकर गिर जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं, तो वो सीरियसली इसे नहीं लेते, खेल कूद का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही मामूली दिखने वाले लक्षण कभी कभी ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर अगर समय पर पहचाना ना जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इलाज में अक्सर सर्जरी पहला और सबसे अहम कदम होता है, जिसे कई बार कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये टर्म्स ऐसी हैं जिसे सुनकर आम आदमी डर सकता है। ऐसे में इस बीमारी को समझने, इसके लक्षण, बचाव और इलाज पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर वर्नन वेल्हो, जो कि प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी के ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई में। बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर साहब टीवी 9 के स्टूडियो में। ये जो बेहद गंभीर बीमारी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मैं दर्शकों के साथ पहले कुछ आंकड़े साझा करना चाहूँगा। आपका तो इस एरिया में वास्ट एक्सपीरियंस है। दुनिया भर में हमने देखा कि हर साल लाखों लोग जो हैं ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित होते हैं। रिसर्च तो ये बताती है कि 1 लाख आबादी में हर 4 से 5 जो व्यक्ति हैं वो इस बीमारी से जूझते हैं। लेकिन भारत के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत में भी इसके केसेस की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जो रिसर्च सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि हर साल लगभग 50,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो हैं 20% मैं कहूँगा कि जो रिसर्च में सामने आया है कि बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, क्योंकि ये नाम बड़ा खतरनाक है। लोग अक्सर डर जाते हैं इस नाम को सुन के। तो ये होता क्या है, ये आखिर कैसे बनता है और इसके कारण क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर ब्रेन में बनता है और ब्रेन में वो सेल्स जो है, ब्रेन का सेल्स जो रहते हैं, तो वो सेल्स कभी कभी वो नॉर्मल सेल्स रहते हैं और जब वो एबनॉर्मल बन जाते हैं और उसका सेल्स का बढ़ना बढ़ना का स्पीड, वो बढ़ने का स्पीड जो रहता है, वो जल्दी से बढ़ते जाते हैं, तो जी। उससे हम ब्रेन ट्यूमर उसको बोलते जाते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर है, ऐसा है। और उसका कारण वगैरह वगैरह के कारण रहते हैं। एक तो रहते हैं जीन्स में बदलाव, जो आपके सेल्स के जीन्स है, वो जीन्स में बदलाव होता है, वो म्यूटेशन होता है और इसी वजह से वो सेल्स का जो नॉर्मल सेल पैटर्न जो रहता है वो चेंज होता है और उसकी वजह से वो नॉर्मल से वो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं और ये एबनॉर्मल सेल्स जो है वो धीरे धीरे से बढ़ते बढ़ते जाते हैं और वो एक ऐसा बड़ा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो हम बोलते हैं SOL, वो ब्रेन में बनता है। जी डॉक्टर साहब, कोई आपने बोला सेल अचानक से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और अब नॉर्मल जो उनका एम्प्लीफिकेशन होता है वो एक मेन कारण है, या इसे ये ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। लेकिन क्या वजह रहती है, अचानक क्यों होने लगता है? क्या हमारी डेली लाइफस्टाइल? उसके रीजंस रहते हैं, उसके रीजंस रहते हैं। एक रीजन हो सकता है वो फेमिलियल है, मतलब वो परिवारों में जीन्स का डिफेक्ट है। जी। और वो जब परिवारों में जीन्स का डिफेक्ट रहता है, वो माँ बाप से बच्चे को भी जा सकता है और वो बच्चे के वो जो जीन्स जो है, वो डिफेक्टिव जीन बच्चे के शरीर में जाता है और वो डिफेक्टिव जीन, वो ब्रेन का जो वो सेल का डिफेक्टिव जीन अगर माँ बाप से बच्चे को आ गया तो वो ट्यूमर होने की शक्या होती है, ऐसा है। एक तो और आपने जेनेटिक बताया, बिल्कुल जेनेटिक बताया, लेकिन कोई दूसरे हमारी कॉजेज, डेली लाइफस्टाइल का भी कुछ है इसमें? हाँ, दूसरे कॉजेज अभी तक बहुत रिसर्च हो रहा है। अभी तक एग्जैक्ट जो कारण है ब्रेन ट्यूमर का, उसका अभी तक पता नहीं चला है। मगर वो जो एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन एक कॉज है। एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स, ये पेट्रोलियम केमिकल्स के साथ ज्यादा लोग काम करते हैं और बराबर प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, बराबर मास्क नहीं रखते हैं, बराबर ग्लव्स नहीं डालते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर होने लगा तो वो चांसेस रहते हैं कि इसकी वजह से
ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है और किसी की जगह पे भी ट्यूमर हो सकता है जी। ऐसे। और लाइफस्टाइल चेंजेस, कभी कभी हमारा इम्यूनिटी भी कम होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा इम्यूनिटी जो है, वो बॉडी का इम्यूनिटी जो है, उसका काम रहता है ये सब ट्यूमर सेल्स को पहला उसको डिप्रेस करना। मगर अगर हमारा इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी कम हो गया तो ट्यूमर का चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी। आपने इसके कारण बताए, लेकिन मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इफ़ेक्ट, किसी उसके जीवन को किस तरह से ये ब्रेन ट्यूमर जो है प्रभावित करता है? वो ब्रेन ट्यूमर का टाइप्स भी रहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। एक तरफ का ब्रेन ट्यूमर सौम्य ब्रेन ट्यूमर होता है, वो बिनाइन ब्रेन ट्यूमर। वो धीरे धीरे से बहुत धीरे से उसका सेल्स बढ़ते जाते हैं। जी। और दूसरे टाइप जो होता है वो घातक होता है, वो हम बोलते हैं कैंसरस, जिसमें कैंसरस सेल्स, मतलब कैंसर का वो फैलने का चांसेस रहते हैं। तो ये ट्यूमर जो है वो बहुत जल्दी से बढ़ता है और बहुत जल्दी से पेशेंट को तकलीफ देना लगता है, जैसा सिर दर्द, झटके, हम बोलते हैं कन्वल्शन या मिर्गी या झटके बोलते हैं उसको, और दौर्य भी बोलते हैं। जी। तो ऐसी ब्रेन ट्यूमर वो प्रेशर के कारण से, ब्रेन प्रेशर के डालने के कारण से ऐसे सिम्टम्स उसको हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। और उसका पूरा व्यवहार में चेंजेस रहते हैं, उसका बोलने में चेंजेस हो सकते हैं, नजर कम हो सकती है, हाथ पांव को कमजोरी आ सकती है। तो बिल्कुल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स रहते हैं। और वो ब्रेन ट्यूमर किधर बनता है, कौन सी जगह पे बनता है, उस हिसाब से वो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, आप टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, तो आपने भी बताया कि कुछ बहुत खतरनाक भी होते हैं, लेकिन क्या सारे टाइप्स के ब्रेन ब्रेन ट्यूमर जो हैं वो खतरनाक होते हैं, जानलेवा होते हैं, या किसी में इलाज जो है जल्दी हो जाए तो बच सकता है इंसान? नहीं, ये जो जो ट्यूमर सौम्य बिनाइन होते हैं, वो जी। आप धीरे धीरे से बढ़ते रहता है। जी। तो पेशेंट को भी तकलीफ कम रहता है, मगर वो धीरे धीरे से होता है। और ये जो सौम्य ब्रेन ट्यूमर है, वो ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी या इलाज करने के बाद वो पूरे क्योर होते हैं। जी। जो ब्रेन ट्यूमर घातक होते हैं तो उसका वो इलाज अलग होता है। पहला ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी लगता है, उसके बाद कीमोथेरेपी भी लग सकता है। तो उसका जो इलाज जो है, उसका प्रोसेस अलग रहता है। मगर जी। जो सौम्य ब्रेन ट्यूमर होते हैं, वो सर्जरी के बाद, निकालने के बाद पेशेंट एकदम ठीक हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस तरह के मामलों में ब्रेन ट्यूमर के खासकर अगर मैं बात करूं तो इसे जल्दी पहचानना कितना ज़रूरी हो जाता है? और आपने अभी कुछ सिम्टम्स की भी की थी। मैं चाहता हूं कि दर्शकों के साथ थोड़ा एलेबोरेटिव वे में उन सिम्टम्स को बताया जाए और इसे जल्दी पहचानना कितना ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ये जानना जितना जल्दी वो आपको जान आ गया, वो पहचान आ गई, तो जल्दी से आपका इलाज, वो पेशेंट मरीज का इलाज हो सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं कि उस पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आप सिर दर्द किसी की वजह से भी हो सकता है। आप एक दिन ज्यादा ही जागरण किया तो नेक्स्ट डे आपका सर हेवी होता है और जी। सर दर्द होने लगता है। मगर वो सर दर्द वो दूसरा होता है, मगर वो अलग होता है। जब ब्रेन ट्यूमर बनने लगता है, वो सर दर्द वो इतना भारी होता है, मतलब इतना वो कि पेशेंट जो है वो सहन नहीं कर पाता है, और वो सिर दर्द बढ़ते जाता है। और वो सर दर्द सुबह ज्यादा होता है और उसके बाद उल्टी आती है। अगर सर दर्द है और सर दर्द के बाद उल्टी आती है, उसका मतलब है कि ब्रेन का प्रेशर धीरे धीरे से बढ़ रहा है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा झटका आता है, मरीज बेहोश होता है, 5 मिनट के लिए बेहोश होता है और बाद में वापस होश में आता है। तो कभी कभी पूरा हाथ पांव ऐसा कांपने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं झटके या दौरे या फिट्स, ऐसा भी हो सकता है।
कभी कभी हाथ पांव में कमजोरी आती है, मगर ये लेट स्टेज पे आता है। पहला जो स्टेज है वो कंटिन्यूअस सिर का दर्द, वो सिर का दर्द निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये सिर का दर्द आपको तकलीफ कर रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जी इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर मेरा ये सवाल ये भी रहेगा क्योंकि देखिए आज का लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया कि तनाव इतना है। और आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि अगर ज़्यादा जागरण कर लीजिए तो आप अगले दिन आपको सिर दर्द हो जाएगा। लेकिन सर दर्द तो कई बीमारियों के लक्षण में आता है ना। तो किस स्टेज पर किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अब जो है डॉक्टर से चेकअप करा लें, ये सर दर्द लगातार आ रहा है, या आपने भी थोड़ा जिक्र किया था अभी इसका, तो कब एक व्यक्ति सर दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाए, अपना ज़रूर चेकअप कराए कि ये ब्रेन ट्यूमर ना हो? अगर ये सर दर्द पहला वो कंटिन्यूअस रहता है, अगर सर दर्द गोलियों लेने के बाद भी सर दर्द कम नहीं होता है, और सर दर्द के साथ आपको उल्टी आता है, मतलब ये सर दर्द जो ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द जो है उसका ऐसा एक फिजियोलॉजी है कि सर दर्द ब्रेन प्रेशर को बढ़ाते जा रही है, और वो ब्रेन प्रेशर जो है वो सुबह तक इतना होता है कि आप उल्टी करें, तो उसका ध्यान देना चाहिए। हमने आपने लक्षणों की बात की, सिम्टम्स की बात की, और क्या होता है ब्रेन ट्यूमर इसकी बात की। लेकिन आज के समय में अगर मैं देखूं तो भारत में ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए या कौन कौन सा इलाज उपलब्ध है ब्रेन ट्यूमर के लिए? देखो, भारत अभी पूरा डेवलप्ड कंट्री है, और भारत में कोने कोने में अच्छे अस्पताल, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो कि सब उसमें अभी सोए है, और सब इसमें सीटी स्कैन, एमआरआई का फैसिलिटीज भी मिल रहे हैं। तो ये इलाज जो है, वो पहला इलाज जो है वो सीटी स्कैन एमआरआई करना, पहला इसका डायग्नोसिस होना जरूरी है। तो डॉक्टर के पास जब आप मरीज जाता है तो उसके बाद उसका इलाज डायग्नोसिस से होता है। और अभी जो है, जो हम ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है, वो ये डायग्नोसिस के रीजन से है। डायग्नोसिस होने के कारण वो ऐसा हमको लग रहा है कि ब्रेन ट्यूमर ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि अब भारत में जो है हर साल 50,000 के अराउंड केसेस आ रहे हैं, और ज़्यादातर या 20% जो है स्टडी बताती है कि वो बच्चों में सामने आ रहे हैं। तो ऐसा स्पेसिफिकली क्यों है कि अचानक, आपने बिल्कुल एक डायग्नोसिस की बात की है, लेकिन क्या इंडियंस के लाइफस्टाइल में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ गए, या सिर्फ डायग्नोसिस इसका कारण है? नहीं नहीं, वो डायग्नोसिस का वो ज्यादा अभी रोल है, इसीलिए। तो ऐसा नहीं कि अचानक इंडिया में ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ गए, ऐसा नहीं है। मगर वो डायग्नोसिंग सिस्टम जो है वो अभी रूरल एरिया में भी मिलता है। हमारे महाराष्ट्र में अभी कोने कोने में, सब गांव में भी सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटीज है, उपलब्ध है, और हॉस्पिटल्स भी आए हैं। तो वो जल्दी डायग्नोस होते ही जल्दी उनको इलाज मिलता है। डॉक्टर साहब कोई ऐसा ऐसी कुछ लाइफस्टाइल में डेफिनेटली बदलाव है। स्ट्रेस ज्यादा हुआ है, ओके, खाने पीने में बदलाव हुआ है, मगर उसका वो खास रिसर्च नहीं आया है। ये सब ऐसा ये करने के लिए, प्रूव करने के लिए। जी जी, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हम जैसे अभी जो मैंने स्टडी का जिक्र किया कि 20% बच्चों में सामने आ रहा है, कोई टारगेट एज भी है क्या इस एज ग्रुप के पर्सन्स को खास तौर पर इन सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए? अगर उन्हें इस तरह के सिम्टम होते हैं तो सबसे पहले जाके डॉक्टर को चेक कराइए। कुछ टारगेट एज ग्रुप है जहाँ पर इसका जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है? नहीं, बच्चे में क्या होता है, ये जो ट्यूमर बच्चे में ब्रेन ट्यूमर जो बनता है, हम बोलते हैं वो स्टार्टिंग जो होता है वो कंजेनाइटल होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसमें सेल्स का एबनॉर्मलिटी रहती है, और वो पैदा होने के बाद वो सेल्स का एबनॉर्मलिटी जो मैंने बताया, वो काफी वो जीन्स में एबनॉर्मलिटी जो मैंने बताया पहला, उसमें ज्यादा ये है, रोल है बच्चे के ट्यूमर में। मगर बच्चे की ट्यूमर में ऐसा क्या है कि वो माँ बाप को ध्यान देना पड़ता है कि बच्चा अगर वो बार बार वो बोल रहा है कि मेरा सर दुख रहा है,
मेरा आंख में दिखने नहीं आ रहा है बराबर, तो वो तुरंत जाके वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चे को उल्टी आती है, उसका खाना कम होता है, तो बच्चे लोग को खाना चाहते हैं मगर उसको खाने का इच्छा ही नहीं है, कुछ खाने का इच्छा नहीं, वो पूरा पूरा दिन भर ऐसा ही बैठा रहता है। वो बोलता है नहीं मेरे को स्कूल नहीं जाने का है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, आंखें में नजर में कमजोरी आ रही, तो उसको तुरंत जाके चेक करना मांगता है। तो वो ध्यान देने का और वो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, फर्ज होता है। बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत समझना ज़रूरी है कि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर दिखते हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा और उतना बेहतर तरीके से इलाज भी हो पाएगा। इलाज पर प्रोफेसर डॉक्टर साहब मैं आना चाहूँगा, क्योंकि आपने इलाज का जिक्र किया कि किस तरह से कौन कौन से इलाज अवेलेबल हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या हर ब्रेन ट्यूमर के केस में सर्जरी ज़रूरी होती है? क्या बिना सर्जरी के भी इलाज जो है वो पॉसिबल है? नहीं, सब ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी नहीं लगती। हम्म। जो सौम्य ब्रेन ट्यूमर है जी। और वो बहुत छोटे हैं, अगर अगर उसका वो पहचान जल्दी हो गया और पेशेंट ठीक है, पेशेंट को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो वो हम वॉच करते हैं, मगर वो हम फॉलो अप करते हैं और उसको कभी कभी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वापस एमआरआई या सीटी स्कैन करके उसको देखते हैं कि वो ट्यूमर अगर बढ़ता है या ही वैसा ही है। जी। अगर वो ट्यूमर कभी कभी डेंजर जगह पे भी रह सकता है, क्योंकि ब्रेन का इतना सेल्स, वो सब इंपॉर्टेंट सेल्स रहते, एरियाज भी इंपॉर्टेंट रहते। अगर हमको लगता है कि ये ट्यूमर निकालने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है और ये ट्यूमर उतना बड़ा नहीं है, तो हम उसको ऑपरेशन नहीं करते, हम उसको वॉच करते हैं, उसके ऊपर लक्ष्य रहते हैं और ध्यान देते हैं कि बाबा ये ट्यूमर को देखना पड़ेगा। अगर ट्यूमर घातक ट्यूमर है तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके उसको उसके बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत रहती है। बिल्कुल, मैं वही अगला मेरा सवाल यही होने वाला था कि अगर मान लीजिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? कब रेडियोथेरेपी, कब कीमोथेरेपी या टारगेटेड सर्जरी हो? तो वो सर्जरी जो है, वो सर्जरी का प्रोसेस रहता है। तो सर्जरी के लिए पहला तो पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, तो वो बोलते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया। तो ये बड़े बड़े केस रहते, बड़े बड़े ट्यूमर रहते, अगर बड़ा ट्यूमर है तो जनरल एनेस्थीसिया का जो समय है वो ज्यादा रहेगा, कभी कभी 5 घंटा, कभी कभी 6 घंटा, कभी कभी 8 घंटा। तो ये ऑपरेशन 8-10 घंटे का भी रह सकता है। और ये ऑपरेशन वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन रहते हैं, उतना आसान नहीं रहते। ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स सर्जरी, और वो सर्जरी के लिए वो पहला उसको बेहोश करना पड़ता है। बाद में ऑपरेशन के टाइम में डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं, जिधर हम खोपड़ी का हड्डी वो काट के वो पहला वो निकालना पड़ता है। बाद में वो खोपड़ी के नीचे एक पर्दा रहता है, ब्रेन और खोपड़ी के बीच में, वो पर्दा भी खोलना पड़ता है। उसके बाद में ब्रेन के ऊपर जाके वो हमारे स्पेशल जो टेक्नोलॉजिकल, हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इक्विपमेंट जो है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एग्जैक्ट ब्रेन का सटीक लोकेशन ढूंढने के लिए। और वो ढूंढने के लिए सिर्फ उधर हम ऑपरेशन करके बिना दूसरे सेल्स, नॉर्मल सेल्स को हाथ लगा के डैमेज करके वो ट्यूमर निकालना पड़ता है। और इसके लिए वो ब्रेन सर्जरी को घंटे लगते हैं, वो मिनट में नहीं होता है। जी, मेरा यही सवाल रहने वाला है कि आपने न्यू टेक्नोलॉजी की बात की, तो ऐसी कौन सी नई तकनीक है जिससे ब्रेन ट्यूमर का इलाज या सर्जरी सुरक्षित और आसान बन रहा है? आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और लगातार आप रोज़ इस तरह के जो इलाज है या इस तरह के मामले देखते हैं, तो क्या वो नई टेक्निक्स हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को आसान बनाया? पहला जो टेक्नोलॉजी आया है वो बेहोश करने की टेक्नोलॉजी। वो बेहोश करने की टेक्नोलॉजी इतना बेहतर हो गई है कि
अगर पेशेंट 12 घंटे 13-14 घंटे बेहोशी में है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है कि ऑपरेशन हो रहा है। तो इतना एडवांसेस हो गए। बाद में न्यूरो सर्जरी में सबसे जो एडवांसमेंट हो रहा है दुनिया में, वो तो न्यूरोसर्जिकल इक्विपमेंट और न्यूरोसर्जिकल टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो उसमें हम बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं। मतलब जो चीज छोटी है, मिलीमीटर्स की चीज है, तो हमको बड़ा ऐसा मैग्नीफाइड दिखता है। तो हाईली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स, बाद में हाईली एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स, जो उसमें एआई भी टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। तो उसमें सब वो जो इक्विपमेंट जो अभी यूज हो रहा है, और वो हमारे देश में सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी उपलब्ध है, वो मिलता है सब जगह पे। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये हमारा ब्रेन सर्जरी जो है वो सुरक्षित बन गई है। जी, आपने प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर वेल्हो, आपने जिक्र किया कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, और आपने ये भी बताया कि 8 से 12 घंटे तक ये ऑपरेशन जो है या सर्जरी जो है चल सकती है। तो एक मरीज़ के लिए इस सर्जरी से पहले या बाद में किस तरह के स्टेप्स मरीज़ अपनी तरह से ले सकता है? कि बिल्कुल आप तो कंसल्टेशन देते होंगे, बताते होंगे, लेकिन अगर एक आम व्यक्ति समझने की कोशिश करे तो आप उन्हें किस तरह से समझाएंगे इसे? कोई भी मरीज को ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो पहला हॉस्पिटल में एडमिट होता है, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, उसका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग मतलब परिवार का काउंसलिंग और पेशेंट का काउंसलिंग। और उसके पहले वो थोड़ा से ब्लड शुगर अगर है या ब्लड प्रेशर है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए अगर दवाई बराबर नहीं ले रहे तो वो दवाई बराबर डोज एडजस्ट करके उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वो सब नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। और उसके बाद ऊंगी का डॉक्टर जो बोलते हैं, जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, जी। वो भी काउंसल करता है पेशेंट को कि ऐसा ऐसा आपको बेहोश करना पड़ेगा। और उसके पहले स्मोकिंग, सिगरेट पीना बंद होना चाहिए, दारू एकदम बंद होना चाहिए, जो नशे की चीज है वो सब बंद होना चाहिए। और पेशेंट का न्यूट्रिशन, मतलब जो खाना है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि ताकत होना चाहिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन बर्दाश्त करने के लिए। जी, तो बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन है, और जब ये ऑपरेशन एक सक्सेस हो जाता है तो एक पेशेंट की रिकवरी में कितना टाइम लगता है? तो रिकवरी वो ब्रेन ट्यूमर का कॉम्प्लेक्सिटी पर रहता है। अगर ब्रेन ट्यूमर वो ऐसा सौम्य ब्रेन ट्यूमर है और वो छोटा ब्रेन ट्यूमर है और वो ऐसे जगह पे है, वो क्यों पेशेंट को दिक्कत न हो जाए, उसको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मगर अगर पेशेंट का कंडीशन ऑपरेशन के समय में पेशेंट का कंडीशन खराब है, जी। पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसका रिकवरी में टाइम लगता है। मगर नॉर्मल ऑपरेशन के बाद 10 से 15 दिन लगते हैं रिकवरी होने के लिए। 10 दिन के बाद हम टाके जो है वो निकालते हैं, और 15 दिन तक पेशेंट ठीक होता है नॉर्मल ऑपरेशन के बाद। मगर 1 महीना 2 महीना पेशेंट को घर पे आराम करना पड़ता है, तो इसमें बराबर गोली फिजियोथेरेपी लेना पड़ता है। की भी ज़रूरत पड़ती है? फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन वो पहले ही चालू होता है, ऑपरेशन के पहले। हमारे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के पहले चालू होता है, और वो बाद में फिजियोथेरेपी कंटिन्यू होता है 2 साल 3 साल तक। तो ये जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस हैं, अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाएं, उनका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, तो पूरी तरह से ये क्योरेबल हैं? यस, पूरी तरह से क्योरेबल हो सकते हैं। ओके, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, जितना जल्दी आपको इलाज मिल जाए, तो पेशेंट पूरा नॉर्मल हो सकता है। अगर ट्यूमर का पैथोलॉजी, ट्यूमर निकालने के बाद हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, अगर वो ट्यूमर का पैथोलॉजी घातक आ गया तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। उसके बाद में भी हमको फॉलो अप करना, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इसकी जरूरत लगती है। जी। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो रिकवर जिन्होंने कर लिया होता है, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ, सामान्य ज़िंदगी, इलाज से पहले, ट्यूमर से पहले जिस तरह की वो जी रहे थे, वो उसी तरह से जी सकते हैं?
हाँ, वो नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। ओके, अगर वो सौम्य ट्यूमर है, तो अगर वो एक घातक ट्यूमर है, तो घातक ट्यूमर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उस पे थोड़ा इफेक्ट होता है। आने वाले 5 से 10 साल में आपने हमने टेक्नोलॉजी की बात की, आपने एआई का जिक्र किया, तो आपको इस फील्ड में वास्ट एक्सपीरियंस है, रोज़ रोज़ आप इस तरह के केसेस देखते हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 से 10 साल में टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट इस फील्ड पर देखते हैं? सुरक्षित सर्जरी, सुरक्षित ऑपरेशन में उसका रोल कैसे देखते हैं आप? आने वाले 5-10 साल में टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस हो रहा है, और वो सब पेशेंट के भले के लिए एडवांस हो रहा है। और ये टेक्नोलॉजी जो है अभी, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रोबोटिक्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डॉक्टर की मदद और पेशेंट की मदद करता है टू सी दैट द लेवल ऑफ हेल्थ केयर एंड द लेवल ऑफ जो हम इलाज करते हैं, इलाज देते हैं पेशेंट को, कि वो इतना हाईटेक बनेगा कि चांसेस फॉर रिकवरी, पेशेंट का रिकवरी विल बी मच बेटर। बहुत बेहतर तरह से पेशेंट की रिकवरी हो सकती है, सर्जरी भी सेफ हो सकती है। और जो मिथ्स थे कि ब्रेन ट्यूमर सर्जरी एकदम डेंजर है, एकदम वो सबके मन में रहता है कि ब्रेन बिल्कुल, ट्यूमर सर्जरी, ये स्पाइन मिथ्स, ट्यूमर सर्जरी जी, एकदम डेंजर है। ओके, वो डेंजर का जो हमको डर है, वो डर कम होते रहा है ये मिथ्स पे भी मैं टेक्नोलॉजी सवाल की वजह पूछने से। वाला था आपसे, क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए ब्रेन ट्यूमर जैसा नाम सुनना ही, रेडियोथेरेपी जैसा नाम सुनना, कीमोथेरेपी जैसा नाम सुनना, बहुत डर जाते हैं लोग जब आप कंसल्ट करते हैं, उनसे आपसे कंसल्ट करते हैं वो। तो किस तरह के मिथ्स आप देखते हैं? जिस तरह से आपने बताया कि उनको लगता है बहुत डेंजरस है, तो और कैसे हाँ, कौन से मिथ्स हैं जो आप आम तौर पर देखते हैं जो दूर होनी चाहिए? हाँ, वो एक जो दो मैं बताया हूं कि ब्रेन ट्यूमर डेंजर है, और एक मिथ जो है वो बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी वो पेशेंट को कुछ नहीं करते परिवार, तो वो हम्म। मत करो। वो डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करवा लो, और इलाज हुआ तो आपका पेशेंट ठीक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो वो तो ही मेरा कहना है। जी, इसमें पेरेंट्स या फिर जो परिवार वाले हैं उनका सपोर्ट कितना अहम रोल निभाता है? आपने बात की, इससे पहले आप जो है पेशेंट से लगातार बात करते हैं, उनके परिवार वालों से लगातार बात करते हैं, तो परिवार का एक सपोर्ट कितना ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है? नहीं, वो परिवार का रोल वो मेन चीज रहता है। परिवार के बिना पेशेंट या मरीज ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया तो वो सहन नहीं कर पाएगा, उसको सपोर्ट चाहिए। जी। तो 3 चीजों की सपोर्ट रहती है अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया तो। एक तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा स्किल्ड सर्जन, दूसरा परिवार का साथ, और एक सही इलाज। सो ये 3 चीजों की बहुत ही जरूरी रहती है। बिल्कुल। तो जो डॉक्टर पे भरोसा और डॉक्टर के साथ फॉलो करना। ऐसा नहीं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन हो गया और बाद में आप फॉलो अप भूल सकते हैं। नहीं, वो जीवन भर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर लगा तो कभी कभी फॉलो अप सीटी स्कैन, फॉलो अप एमआरआई। तो हमारे पेशेंट जो है 25 साल से फॉलो अप करते हैं, रेगुलर फॉलो अप रहता है और रेगुलर विजिट्स रहते हैं। और अगर अच्छा भी हो जाए, ऐसा नहीं कि वो भूल जाए पेशेंट, वो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, फॉलो अप करना जरूरी है। बिल्कुल प्रोफेसर डॉक्टर वेल्हो, आप इतने लंबे समय से पेशेंट्स को देख रहे हैं, जब एक पेशेंट आपसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इस सवाल का जवाब आप किस तरह से देते हैं? कैसे उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं? ठीक हो जाऊंगा, वो एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एक का पेशेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो जो ट्रस्ट एंड फेथ रहता है डॉक्टर और पेशेंट में, अगर वो पेशेंट का ट्यूमर जो है वो सौम्य होता है, वो जरूर ठीक हो जाएगा ऑपरेशन के बाद। जी। ऑपरेशन, हर ऑपरेशन में रिस्क रहता है।
वो 5 to 10% रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल स्किल्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्जरी। बिल्कुल। मगर अगर वो ठीक होने का चांसेस जो रहते वो 80 to 90% रहते, तो वो चांस लेना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर ये सोच भी बहुत ज़रूरी हो जाती है जब बोलते हैं कि ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी या हाफ फुल, तो हाफ फुल वाले की तरफ अगर हम पॉजिटिवली उसे ले तो वो भी बहुत पॉजिटिव ज़रूरी हो जाता है। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं या इस तरह के जो पेशेंट हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं जो सिमिलर इश्यूज़ को फेस कर रही हैं, उन्हें आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? या मेरा मैसेज इस हिम्मत रखो और जागरूक रहो, और आप नॉलेज एक्वायर करो। अभी नॉलेज, बहुत नॉलेज ब्रेन ट्यूमर पर, रिहैबिलिटेशन पर गूगल पे है, मोबाइल पे भी मिलता है। और पेशेंट को परिवार का साथ इंपॉर्टेंट है वो, और डॉक्टर का फॉलो अप जी। वो इंपॉर्टेंट है, और आप हेल्थी लाइफ जियो, वो मेरा मैसेज है सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर वेल्हो, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स दी। जितने भी दर्शक आज हमें इस शो को देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा होगा, समझा होगा। और सिरदर्द जिसे हम बहुत ही एक आम मान लेते हैं आज के दिनों में, बहुत ही कॉमन मानते हैं, लेकिन अगर परसिस्टेंट रहता है जिस तरह से डॉक्टर ने बताया, तो डॉक्टर के पास जाकर इसका चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए। TV9 से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी दर्शकों से एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने सुना प्रोफेसर डॉक्टर वेल्हो ने किस तरह से बताया कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। उन लक्षण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर पर अगर सिरदर्द रहता है, परसिस्टेंट रहता है, उल्टी आती है। लक्षणों की बात की उन्होंने, और किस तरह के इलाज भारत में उपलब्ध हैं उन पर भी जो है विस्तार से उन्होंने बात की। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।